देखिए आज तीसरा क्लास है, ठीक है। आज का जो टॉपिक हमारा क्या रहेगा, इसे पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा ना डिटेल में जा करके। वैदिक सभ्यता के राजा के पदाधिकारी के बारे में देखा, उस समय के समाज के बारे में देखा। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता का प्रतिनिधि संस्था। वैदिक काल के, अब देखिए वैदिक काल का जो प्रतिनिधि संस्था है उसमें मुख्यतः हम दो प्रतिनिधि संस्था को ज़्यादा जानते हैं। एक हमारा आता है सभा और दूसरा होता है समिति। सभा और सभा। देखिए आज का जो क्लास है ना, पूरा आज का पूरा जो क्लास है वो किस चीज़ पे टिका हो रहेगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टैक्स सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आर्य सभ्यता के समय, वैदिक सभ्यता के समय कर प्रणाली कैसी थी, वैदिक सभ्यता के समय टैक्स सिस्टम कैसा चल रहा था, वो पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, उसके अलावा वैदिक काल के साथ ही साथ उत्तर वैदिक काल को भी थोड़ा सा देख लेंगे कि उत्तर वैदिक काल में कर व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा देखेंगे कि राजा का जो निर्वाचन होता था वो तो लोकतांत्रिक तरीके से होता था, तो राजा का निर्वाचन में क्या परिवर्तन आया, क्योंकि राजा के निर्वाचन में भी बहुत सारी चीज़ें क्या हुआ, चेंजिंग आया। वो वाला फैन ऑफ कर दीजिए, तो उसका होगा पीछे से, ठीक है। अब प्रतिनिधि संस्था में हम किसको देखते हैं, प्रतिनिधि संस्था में हम सभा और समिति को देखते हैं। और सभा और समिति जो है इसको कहते थे प्रजापति की दो पुत्रियां, प्रजापति की दो पुत्री। अब इसको प्रजापति की दो पुत्री क्यों कहते थे, क्योंकि पूरी तरह से जो शासन व्यवस्था है वैदिक काल का ये इसी दोनों संस्था पर टिका होता था। सभा जो है, सभा को हम क्या कहते थे, वृद्ध लोगों का समूह, इसको क्या बोलते थे, वृद्ध लोगों का समूह। और समिति जो था हमारा, समिति हमारा है आम लोगों का। एग्जाम में सबसे पहले तो यही पूछ लेता है, सबसे पहले ये पूछेगा कि प्रतिनिधि संस्था के रूप में प्रजापति की जो दो पुत्री है उसका नाम क्या है। तो प्रजापति की दो पुत्री का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो शासन व्यवस्था है पूरी तरह से देखा जाता है कि प्रजापति का मतलब क्या होता है, प्रजा, यानी कि वहाँ पर पूरी तरह से जो है प्रजा के कंट्रोल में पूरी शासन व्यवस्था है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रजापति की दो संस्थाएं। यानी इस दो संस्था के माध्यम से हम राजा पे क्या करते थे, हम कंट्रोल करते थे, नियंत्रण करते थे। और इसी वजह से सभा और समिति जैसी जो संस्था है उसको हम क्या बोलते हैं, हाँ, सब प्रजापति की दो पुत्री, इसको कह सकते हैं प्रजापति की दो पुत्री। एक सभा को कहते हैं और एक क्या है, समिति को कहते हैं। अब सभा में क्या होता था, वृद्ध, जैसे आज भी देखें, अगर वर्तमान दौर में देखें तो अभी भी तो कोई भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो चलता है उसमें लोगों का एक अलग ही तरह से मीटिंग वगैरह होता है, कुछ लोगों का संस्था अलग होता है। जैसे उदाहरण के रूप में लोकसभा और राज्यसभा आज है कि नहीं है ना। आज जो मंत्रिमंडल का जो समूह बनता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर ही बनाया जाता है। ये अलग बात है कि उसमें लोकसभा का प्रतिनिधित्व ज़्यादा रहता है। सरकार आमतौर पर किसका बनता है, लोकसभा का बनता है ना। तो लोकसभा भी अपने आप में क्या है, एक प्रकार का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ही तो है, समूह ही तो है। उसमें चुने हुए सारे देश के लोगों के माध्यम से जो प्रतिनिधि होते हैं उसी में से कोई एक व्यक्ति क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। तो यहाँ भी राजा का जो चुनाव होगा, राजा का चुनाव जो होगा इसी माध्यम से होगा। राजा में जो चुनाव होगा वो चुनने में सभा और समिति दोनों का हाथ होता है। ध्यान देना, ऐसा नहीं कि वृद्ध लोग राजा को नहीं चुनते थे, राजा को ये भी चुनेंगे, राजा को ये भी चुनते थे, क्योंकि अब इनका काम होता था राजा को सलाह देना। जो सलाहकारी, देखो जो घर में जो बूढ़े लोग होते हैं उनका आमतौर पर क्या काम होता है, अपने अनुभव साझा करना, लोगों को सलाह देना कि आप ऐसा काम करो कि आने वाले समय में आपको दिक्कत ना हो। आपको हमेशा आपके गलतियों के लिए वो एहसास दिलाते रहता है। तो उनके पास जो अनुभव होता है वो राजा से शेयर करता है ताकि राजा कोई गड़बड़ काम ना करे। तो देखिए ये जो वृद्ध लोगों का समूह था ये एक प्रकार का क्या था, सलाहकारी समूह था। राजा को सलाह भी देता था। अच्छा, वैदिक काल के समय में चूंकि न्यायपालिका भी था, ध्यान दीजिएगा,
ऐसा नहीं था कि वो एक कहते हैं ना कि वैदिक काल एक ऐसा भी समाज नहीं था कि जहाँ पर कि चोरी और सेंधमारी नहीं होता था, ठीक है, तब भी चोरी वगैरह होता था, लेकिन हाँ अभी के समाज से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो डिग्री के हिसाब से काफ़ी कम होता था। यानी कि अभी अगर ज़्यादा डिग्री पे सब चीज़ हो रहा है, मतलब चोरी भी हो रहा है, सेंधमारी का मतलब होता है कि करप्शन करना, करप्शन ही तो है, भ्रष्टाचार करना। तो पहले भी होता था और आज भी होता है, बस अंतर ये है कि पहले आज की तुलना में क्या होता है, बहुत कम होता है, मतलब कम था। उस समाज को हम कह सकते हैं एक तरह से रामराज्य के रूप में देखा जाता है। आज भी अब दयानंद सरस्वती तो बार बार क्या बोलते हैं कि वेदों की ओर लौटो। अच्छा, वेदों की ओर लौटो के पीछे उनका कहने का मकसद क्या है? वो वेदों की ओर लौटने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वैदिक काल के समय जो समाज था वो समाज काफ़ी अच्छा समाज माना जाता था। वहाँ पे आम मतलब कि जो कहते हैं नैतिक मूल्य वगैरह जो है वो बचा हुआ था। लोगों के अंदर वो इमोशंस था। एक अच्छा समाज था जहाँ पर कि करप्शन वगैरह, चोरी या चपाटी ये सब जो है घटनाएं नहीं के बराबर होता था। उस समय महिलाओं को भी सुरक्षा अच्छा खासा मिलता था। महिलाओं की वैवाहिक उम्र तो सोचो कि 16 साल था। अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के कि महिलाओं की दशा के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों ही खास तुलना करके पढ़ेंगे कि आखिर क्या अंतर आया, मतलब कहाँ पे। अब देखो धीरे धीरे करके देखेंगे महिलाओं का अधिकार क्या होगा, छीनते जाएगा। और एक समय जब वैदिक काल में महिलाओं को अच्छा खासा अधिकार था, उनको वर चुनने की स्वतंत्रता था, वो अपने मन से मतलब किसी को भी वो पसंद कर सकते थे। विवाह का उम्र बहुत बढ़िया था, 16 साल था। आप समझ रहे हो, हालांकि 16 साल अभी के हिसाब से देखो या फिर उस समय के हिसाब से भी वो ज़्यादा मैच्योर नहीं माना जाएगा, लेकिन कम से कम 16 ईयर तो था। जो बाल विवाह जो होता है, जो 12 साल 11 साल में होता है, उससे तो बेटर कंडीशन था। ये न्यूनतम था, ध्यान दीजिएगा, उस समय भी ये न्यूनतम उम्र था 16 का। मतलब कोई 16 से ज़्यादा में भी कर सकता है, यानी कि कम से कम 16 होना चाहिए था शादी करने का एज, जैसे अभी लड़कियों के लिए 18 साल किया गया। अच्छा, उसके अलावा उसमें महिलाओं को अपने संपत्ति में भी अधिकार मिलता था। महिलाओं को ये सब समस्या नहीं था। महिलाओं के लिए वो एक अच्छा समाज माना जाता है। हालांकि ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा काल में मातृसत्तात्मक समाज था और वैदिक काल में क्या था, पितृसत्तात्मक। अगर हम हड़प्पा काल और वैदिक काल में अगर तुलना करें तो महिलाओं की स्थिति ज़्यादा बेहतर कहाँ थी? ओबियसली हड़प्पा काल को मानेंगे। अगर कोई आपसे कल पूछ ही दे कि दयानंद सरस्वती बार बार ये वेदों की ओर लौटो ही क्यों कह रहे हैं, कभी ये क्यों नहीं कहा उन्होंने कि हड़प्पा काल की ओर लौटो? ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है? आखिर क्या रीज़न रहा कि वो हमेशा वेदों की ओर लौटो कहते थे, जबकि मेरे ख्याल से वैदिक काल से भी बेहतर समाज हम कह सकते हैं एक तरह से हड़प्पा काल के टाइम में था। नगरीकरण ज़बरदस्त था, और ऐसा नहीं कि नैतिक मूल्य वगैरह तब नहीं हुआ करता था। मातृसत्तात्मक होने के कई सारे प्रमाण मिले हैं। मतलब कम से कम अगर हम बात करते हैं महिलाओं के हिसाब से, अगर महिलाओं के वुमेन्स के पर्सपेक्टिव से अगर सोचा जाए तो हड़प्पा काल वैदिक काल की तुलना में भी काफ़ी बेहतर समाज था। लेकिन चूंकि आप जान रहे हो कि आर्य समाज का जो वर्चस्व जो बना, जो उनका अस्तित्व आया, वो कहाँ से आया? वैदिक काल के टाइम से ही आया ना। हड़प्पा काल में तो आर्यों के बारे में कुछ जानकारी उस तरह से मिलता नहीं, और वैसा रिसर्च, उस तरह का कोई रिसर्च अभी प्रूफ हुआ भी नहीं। तो देखिए, चूँकि दयानंद सरस्वती हिंदुत्व को लेकर के थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है, और इसीलिए चूँकि हिंदुत्व को शुरुआती चरण के रूप में वो वेद को देखते हैं। और वाकई में उस समय बहुत ही बेहतर समाज था, कोई छुआछूत नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था। वैदिक काल तो बहुत ही शानदार समय था लोगों के लिए। धीरे धीरे जैसे जैसे राजा का पावर बढ़ते चला जाएगा, और ये पुरोहित उनके वर्चस्व को बढ़ाने में अच्छा खासा मदद करते हैं। तो जैसे ही जैसे राजा के पास, वो किसी एक व्यक्ति के पास जब पावर बढ़ता है ना, तो ऑटोमेटिक दूसरे व्यक्ति का पावर क्या हो जाता है, क्योंकि वो ताकतवर इसी दम पे बना क्योंकि वो आपको क्या किया, छीना, आपके पावर को घटाया, आपके अधिकारों को वो दमन किया। और उस चक्कर में वो नैतिक मूल्य नहीं देखता है, बस वो देखता है कि हमें जिस चीज़ से फ़ायदा हो हमें तो वही करना है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि जैसे जैसे राजा का एक कट्टरपंथी विचारधारा धीरे धीरे आएगा, राजा साम्राज्यवादी विचारधारा उन्हें कोलिज्म के जो शिकार हो जाते हैं। अब उनका एक ही सपना होता है, हम अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा करें, और धीरे धीरे यही होगा। आने वाले समय में जो वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल जाएंगे तो राजा का साम्राज्य बहुत बड़ा हो जाता है। देखेंगे कि कभी वो जन से जनपद बना, और जनपद से क्या बन गया, महाजनपद बन गया। यानी वो कैसे धीरे धीरे करके कबीला से जो उसका आकार है वो क्या हो जाता है, बड़ा होते जाता है। तो राजा की आकांक्षाएं भी बढ़ेगी। तो देखिए, अभी अगर हम यहाँ जो बात कर रहे हैं सभा और समिति का, सभा में क्या होता है, वृद्ध लोगों का समूह है। उसके बाद सलाहकारी समूह का ये काम है। ये सलाहकारी बूढ़े लोगों का जो समूह है, वो राजा को अच्छा या बुरा जो भी चीज़ है उससे वो क्या करता है, उसको सलाह देने का काम करता है। तीसरा बात है
आज भी गांव में देखते होंगे कि जो है न्यायपालिका वगैरह, जो पंच वगैरह का नाम सुनते हैं, जो पंचायत वगैरह होता है, तो पंचायत में किन को बिठाया जाता है? जो बूढ़े लोग होते हैं, जो गांव के जो सबसे वरिष्ठ लोग होते हैं उम्र के हिसाब से, उन्हीं को क्या बनाया जाता है? पंच। तो देखिए उनको उम्र के आधार पर बनाया जाता है। हाँ, अभी हम इस चीज़ पर व्यंग करना चाहेंगे हम। तो देखो अभी इनका काम क्या है? जो सभा में जो वृद्ध लोगों का समूह है उनका काम है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका काम कौन करते थे उस समय? उस समय न्याय कौन देता था? राजा देता था कि यही लोग देते थे? यही लोग देते। सभा, सजा जो भी होता था किसी भी व्यक्ति को, राजा नहीं सुनाता था, क्योंकि सजा देने का काम किसका था? सभा का काम था। जैसे अभी के हिसाब से अगर न्यायपालिका के देखा जाए तो सजा कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट देगा या हाई कोर्ट देगा ना, या फिर जो ऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि जो न्यायपालिका व्यवस्था है वही देगी ना सजा। तो उस समय का सुप्रीम कोर्ट आप कह सकते हो, उस समय के हिसाब से। और अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के अलावा इसको आप राज्यसभा का भी कह सकते हो, क्योंकि आप एक चीज़ गौर करना कि राज्यसभा और लोकसभा में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग और ज़्यादा एजेड लोग आपको कहाँ दिखता है? राज्यसभा में दिखता है कि लोकसभा में दिखता है? राज्यसभा में। और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। एक मंत्री ग्रेजुएशन पास करके बन सकता है, लेकिन एक आईएएस को कितना पढ़ना पड़ता है, जबकि उससे हाँ। उसका पद बहुत बड़ा है। हाँ, ये एक अलग विवाद का विषय है कि मंत्री बनने के लिए वो कोई योग्यता वगैरह निर्धारित नहीं किया गया है, जबकि एक अधिकारी बनने के लिए योग्यता निर्धारित किया गया। और उस अधिकारी को किसके अंदर काम करना है? मंत्री के अंदर काम। थोड़ा है कॉन्ट्राडिक्शन तो है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये कॉन्ट्राडिक्शन कम भी होगा। अब तो लोग उनके क्वालिफिकेशन को लेकर के सवाल उठाते भी हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो घर को चलाने की, जिसको घर अच्छा से चलाने आता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा डिग्री होना ज़रूरी होता है। अगर किसी के पास कॉमन सेंस अच्छा है तो वो अच्छे से घर चला सकता है। पुराने समय में भी कई ऐसे नेता थे जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हाँ नेतृत्व क्षमता उनके अंदर ज़बरदस्त था। नेता के जो नेतृत्व का जो गुण होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन हाँ, हम फिर भी चाहेंगे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति के अंदर अगर नेतृत्व क्षमता बेहतर हो तो दो, मतलब कि हम चाहते हैं दोनों चीज़ का कॉम्बो होना चाहिए। एक तो उसके अंदर लीडरशिप का क्वालिटी बेहतर होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? लीडरशिप के क्वालिटी के साथ साथ वो पढ़ा लिखा भी हो तो काफ़ी हम उसको बेहतर मानते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ऐसे कई सारे लोग हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये न्यायपालिका का काम ये करेंगे। अच्छा, ये क्या है? आम लोगों का समूह है। अच्छा, कई बार क्या होता था कि महत्वपूर्ण निर्णय ये भी लेते थे। अच्छा, आम लोगों का समूह था और साथ ही साथ राजा का चुनाव भी तो ये करते थे। वोट जो है ज़्यादातर किधर से पड़ेगा? इधर से। हालांकि ये भी होते थे, ऐसा नहीं कि इनका वोटिंग नहीं पड़ेगा, लेकिन राजा के चुनाव में समिति के तरफ से राजा बनता था। जैसे अभी लोकसभा के माध्यम से प्रधानमंत्री बनता है कि नहीं, उसी तरह से उस समय जो उस समय राजा जो बनता था उस समिति के समूह में से, चूंकि ये आम लोगों का समूह है, जो कबीला का जो लोग होगा उसमें बूढ़े बच्चे सब लोग होंगे। अच्छा, वही लोग मिल करके तय करते थे कि राजा हमको किसको बना। राजा का मतलब क्या? सरदार के सेंस में था उस समय। उस समय का राजा अब ऐसा नहीं था कि मुकुट वगैरह लगा करके एकदम कान में कुंडल वगैरह लगा करके राजा एकदम दिखने में थोड़ा पर्सनालिटी वगैरह होना चाहिए उस तरह का, ऐसा नहीं होता था। उस समय राजा वही बनेगा जो थोड़ा सा सुरक्षा लेने की गारंटी लेता है, उस कबीले की सुरक्षा कर सकता है। तो राजा का चुनाव आमतौर पर किसके माध्यम से होता था? समिति के माध्यम से होता था, और यही क्या करता था? राजा का चुनाव करता था। ये बात समझ में आया? अच्छा, ये चीज़ अगर समझ में आ गया हो तो एक चीज़ और देख लेते हैं लगे यहाँ, विदत। विदत, अब ये विदत्त क्या था? विदत्त कहते हैं इसको, विदत्त। हाँ, विदत्त या विदत्त भी कहीं दिख सकता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि विदत्त क्या था। देखिए, तो विदत्त जो था वो क्या था? ये आर्य लोगों की सबसे प्राचीनतम संस्था था, यानी कि ये सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है इसको। यानी कि शुरुआत में जो आर्य थे सबसे पहले यही संस्था बनाए थे वो, विदत्त। संस्था क्यों बनाए होंगे? सीधी सी बात, उस कबीला को चलाने के लिए कुछ लोगों का समूह तो होना चाहिए, ताकि वो लोग मिल करके कोई मीटिंग कर सके, कोई फैसला कर सके। जैसे उस समय का फैसला क्या होता होगा कि चलो भाई आज मतलब अपने कबीले से जानवर चराने के लिए कौन जाएगा, आज अपने कबीले से लकड़ी, जैसे पिकनिक होता है ना, तो पिकनिक में क्या होता है, कुछ सब लोगों का अपना अपना काम बांट देते हैं। वैसे ही पहले भी होता था, जस्ट लाइक हम पिकनिक के ही तरह समझ सकते हैं कि कुछ लोगों को जैसे पूरे कबीले की बच्चों की देखभाल के लिए रखा जाता है, कुछ लोगों को उस समय मतलब सारे कबीला में जितने भी लोग हैं सभी लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करने के लिए वो खाना वगैरह कुकिंग करेंगे। अच्छा, और बाकी लोग जो होते थे उनको जंगल भेजा लकड़ी लाने के लिए, कुछ लोग शिकार करके लाते थे, कुछ लोग गाय की सुरक्षा कर गाय चराने चल जाते थे।
तो कबीले के अंदर जितने भी काम होते थे सभी लोग मिलजुल कर करते थे, कोई भेदभाव नहीं करते थे। अभी के जैसा नहीं है कि जो है मर्द रसोई घर में नहीं दिखेगा। कुछ लोग होते हैं जो रसोई घर में उनको लगता है कि खाना बनाना तो सिर्फ औरतों का काम है, जबकि उनको पता होना चाहिए कि इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह होटल में खाना कौन बनाता है? पुरुष बनाते हैं ना, तब तो दिक्कत नहीं होता है। लेकिन ईगो पर कई लोग लेते हैं कि भाई हम लोग खाना बनाएंगे, मतलब मर्द जैसे ये बहुत ही मतलब एक देहातीपन वाला आप कह सकते हो ये विचारधारा एक तरह से। गांव में आजकल आपको ज़्यादा दिखेगा, शहरों में ये चीज़ कम है, लेकिन गांव में बहुत दिखेगा कि लड़का किचन में दिखना नहीं चाहिए, जबकि ये बहुत ही गलत बात है। अगर आप भोजन करते हो तो भोजन बनाने में क्या, भोजन करने में कोई शर्म महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन भोजन बनाने में बड़ा शर्म। ये जो काम का जो कैटेगराइजेशन है ना वो गलत है कि खाना केवल लड़की ही बनाएगी या फिर महिलाएं ही बनाएंगी। क्यों, मर्दों को भी सीखना चाहिए ना, और ज़रूरत पड़ेगा आपको। देखो कोई भी काम ना किसी एक के लिए स्पेसिफिक नहीं होता है। जब आप खाना खा सकते हो तो फिर खाना बनाने में क्या दिक्कत है ना। तो यहाँ तो बात जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का हो जाता है, और वहाँ पर इक्वलिटी होना भी चाहिए। तो पहले बिल्कुल ऐसा नहीं था, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उस तरह से नहीं था। और ऐसा भी नहीं था कि बच्चों की परवरिश केवल उसके माँ ही करेंगे, ये भी नहीं था कभी। मतलब कई बार ऐसा होता था, पुराने किताबों में रोमिला थापर के बुक में दिया हुआ है कि बच्चों की परवरिश के लिए उनके साथ पुरुष भी होते थे, कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष दोनों मिल करके सारे मतलब कबीले के बच्चों की देखभाल करते थे। समझ में आ रहा है ना। तो अब मान लो जो महिला है, बच्चे को मान लो भूख लगा, तो अब ज़्यादा क्या स्तनपान करा सकती है, ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है। लेकिन अब उसको जैसे कि रो रहा है बच्चा, उसको कि खेलने के लिए ले जाना है, तो वो क्या करेगा, बाहर लेके जाएगा, घूमेगा फिरेगा, बच्चों के साथ खेलेगा। क्योंकि बच्चे को भी क्या चाहिए, खेलने वाला साथ में तो चाहिए ना। तो बच्चों की देखभाल के लिए पहले सिर्फ महिलाएं नहीं होती, पुरुष भी होते थे। सारे काम सभी में बटा हुआ था, उस समय का समाज ऐसा था। तो वेदांत के बारे में क्या जाने, ये आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था है। ये क्या है, आर्यों की सबसे पुराना संस्था है, इसको बोलते हैं विदत। शुरुआत में जब ये बनाए होंगे, सभा समिति तो बाद में बना होगा, राजा का चुनाव वगैरह पहले तो कबीला होगा। अच्छा, आर्य लोग आते थोड़े सरदार बना दिए होंगे, पहले जब लोग आए होंगे एक जगह इकट्ठा रहते होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन बनाए होंगे भाई कि कैसे चलाना है इसको। यानी कि विदर्थ के काफी बाद आया होगा ना सभा समिति। उस समय तो शुरुआत में आर्य क्या राजा बनते थे, उसमें क्या पहले तो लोग झुंड में केवल रहते थे, सरदार वगैरह कोई कंसेप्ट नहीं था शुरू में। अभी मान लो आप ही लोग जब आ रहे हैं क्लास में पढ़ने के लिए, तो क्या आते ही मॉनिटर बना दिया जाता है? नहीं ना, पहले सब लोग मिलकर के जुटते हैं, एक जगह बैठते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, और एक समय के बाद जब लगता है कि नहीं क्लास को मेंटेन करने के लिए, जब क्लास में टीचर ना हो उस समय भी डिसिप्लिन क्लास में बना रहे, उसके लिए क्या किया जाता है, स्कूल वगैरह में देख लीजिए मॉनिटर बनाया जाता है। तो शुरुआत में नहीं बना, शुरुआत में एक संस्था होती है, जैसे कि ठीक है 2-4 लोग 5 लोगों को जान रहे हैं जो कि थोड़ा उसको मैनेज करता है क्लास को। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, एक मॉनिटर का जरूरत तो पड़ता ही पड़ता है। तो शुरुआत में क्या था, विदत और इसका काम दोनों होता था, सैनिक और असैनिक दोनों कार्य होता था। मतलब ये जो संस्था होता था उसमें सैनिक कार्य के लिए भी लगे रहते थे। मतलब अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ तो वही लोग मिलकर के क्या करते थे, सपोर्ट भी करते थे, लड़ने भी चले जाते थे। सैनिक और असैनिक कार्य, असैनिक कार्य का मतलब क्या होता है, जैसे खेती वगैरह करना, खेती तो करते होंगे, खाते पीते क्या होंगे, तो ये सेना वाला लकड़ी, मान लो जंगल से लकड़ी लाना है, तो ये क्या कोई सैनिक वाला कार्य हुआ? ये तो कोई भी जाके ला सकता है ना। तो सेना के कार्य को छोड़ करके जो बाकी कार्य होता है, ये लोग मिलकर सब लोग, मतलब सीधी सी बात है, ये एक ऐसी संस्था थी जहाँ मिलजुल करके लोग काम करते थे। बस ये ध्यान रखना है, ये आर्यों की सबसे पुरानी संस्था थी। जब वो यहाँ आए थे तो सबसे पहले इसी संस्था का उन्होंने स्थापन किया था, ठीक है, स्थापना किया था। इसको मिटाएं। अब इसके बाद देखते हैं आर्यों का टैक्स सिस्टम समझते हैं, ये कैसे टैक्स वगैरह उस समय लगाया जाता था। क्योंकि कई बार एग्जाम यहाँ से पूछ दिया जाता है कि भाई बलि क्या है, पूछता है ना बलि, तो बलि एक प्रकार का क्या कर है। अब देखो आर्यों की कर प्रणाली, टैक्स सिस्टम। अब देखिए, अब टैक्स तो लोग देते थे, ये बात सही है कि टैक्स जो है प्रजा देती थी, किसको देगी, राजा को। प्रजा जो है राजा को देती थी टैक्स, क्योंकि राजा को पूरा चलाने के लिए कर तो चाहिए होगा ना। तो प्रजा जो राजा को कर देती थी, वो कर कैसे देती, स्वेच्छानुसार। क्या था, स्वेच्छानुसार, कोई दबाव नहीं था, ये फिक्स नहीं था कि आपको इतना देना ही पड़ेगा, भैया जितना मर्जी हो आप स्वेच्छा से
दे दीजिए। जैसे वर्तमान दौर में जो लोग चंदा देते हैं वैसे ही था चंदा। जितना आपको आत्मशक्ति है, जितना आपको मन करता है, आस्था, आपका जितना आस्था है आप उतना दे दीजिए। क्योंकि जो पहले का जो कर होता था, जो प्रजा जो राजा को देता था वो कैसे देता था? स्वेच्छानुसार। ध्यान दीजिएगा, आगे चलकर यही चीज धीरे धीरे आगे चलकर स्वेच्छानुसार की जगह पर क्या हो जाएगा? स्वेच्छानुसार की जगह क्या हो? अभी तो आपका इच्छा है तो दे रहे, बाद में इसको क्या कर देगा? परमानेंट कर देगा, आपको देना पड़ेगा, ये जरूरी कर दिया जाएगा, कंपलसरी। अभी कंपलसरी नहीं है, अभी ऑप्शनल है आपके लिए, मन हो तो दीजिए, नहीं मन हो तो मत दीजिए। अब बाद में क्या बोलेगा? देना पड़ेगा। और कर की राशि निर्धारित कर दी जाएगी। और कर जो है अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीक़ों से लिया जाएगा। जैसे लोहार से क्या कर लिया जाएगा? जैसे लोहार होगा, कुछ लोग कुम्हार होंगे, कुछ लोग जो आम लोग होंगे। अब उसके लिए कर कैसे लिया? जैसे लोहार मान लो सप्ताह में 6 दिन वो किसी और के लिए काम करेगा, और एक दिन जो बचता है वो एक दिन किसके लिए काम करेगा? राजा के लिए, जो हथियार वगैरह बनाएगा। यही हो गया टैक्स कि 7 दिन में एक दिन किसके लिए करना पड़ेगा? मेरे लिए काम करना पड़ेगा, या फिर महीने में एक दिन आपको काम करना पड़ेगा। कुछ इस तरह का सिस्टम जो है। तो कर लेने के लिए मतलब ये नहीं है कि सबसे वो अनाज वगैरह ही सिर्फ लेगा, ऐसा नहीं है। अब व्यापारी लोगों से क्या कर लेगा? जैसे मान लो कोई रुई का कारोबार कर रहा है, कपड़ा उपड़ा का कारोबार करता है, अब उसका काम है रुई बेचना, उससे कर क्या लिया जाएगा? तुम रुई दे देना, 10 गठरी में 1 गठरी राजा को दे देना। आगे चल के जो कर व्यवस्था होगा वो उसी तरह से चलेगा। तो अभी जो कर था वो कैसा था? स्वेच्छानुसार। और उस समय जो कर था उसका नाम क्या था? बलि। तो स्वेच्छानुसार वसूला जाने वाले कर को क्या बोलते हैं? बलि। तो बलि एक प्रकार का क्या है? कर, टैक्स। याद रहेगा ना? चढ़ावा, एक तरह से चढ़ावा भी आप समझ सकते हो, जो कि प्रजा लोग राजा को जाते थे कि माय लॉर्ड, ये आपके लिए जो है खिदमत करने के लिए आपके हम लाके दिए हैं, आप उसको कबूल कीजिए। तो प्रजा तो उस तरह से लेकर के जाती थी। तो ये बलि कैसा करता? ये बलि कैसा करता? स्वेच्छानुसार करता। और प्रजा किसको देती थी? राजा को देते थे। अच्छा एक चीज़ बताइए, युद्ध वगैरह जब युद्ध वगैरह होता था तो युद्ध में जो लूटने वाला जो धन होता था, चूँकि युद्ध करने के बाद बहुत सारा धन लूट के लाते थे राजा लोग। अच्छा कौन सा धन लूट के ज़्यादा लाएंगे? उस समय धन के रूप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? गाय। गाय ही सबसे मेन धन था ना। जब एक राजा जैसे एक कबीला के राजा जब दूसरे कबीले के राजा से जब वो युद्ध लड़ते थे तो वहाँ से क्या उठा के लाते थे? आमतौर पर गाय लेकर आते थे। अच्छा उस गाय को जो क्या करते थे? सभा में बांट दिया जाता था। जो सभा याद है? सभा, अभी सभा पढ़े थे, आम लोगों का जो समूह है, मतलब कॉमन सेंस आप समझिएगा। जो भी वो युद्ध में धन लूट कर लाते थे, कबीले में सभी को बराबर बराबर बांट दिया जाता था। समझ में आया? तो युद्ध में जो प्राप्त धन था वो कहाँ बांटते थे? यानी कि युद्ध जनित, युद्ध से प्राप्त धन सभा में बांट दिया जाता था। उस समय की बात कर रहे हैं, वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में क्या होगा? राजा अपने पास रख लेगा, या फिर जो कुछ सिपाही वगैरह जो उसके लिए लड़ा केवल उसको दे देगा। देख लेना ध्यान से, आगे चल के यही होने वाला है। ठीक है। अच्छा सबसे बड़ी बात है कि उस समय जो टैक्स वगैरह जो कलेक्ट करने की जो बलि नाम का कर होता था, जब ये स्वेच्छानुसार था तो लोगों की मर्जी पर था ना। लोग का मन होगा तो देगा, नहीं मन होगा तो नहीं देगा। तो जब लोगों का मर्जी पर ही सारा चीज़ टिका हुआ है तो ऐसे में किसी भी प्रकार का अधिकारी रखने का जरूरत है जो टैक्स जाके जो कलेक्ट करेगा? कोई अधिकारी होगा? कर से संबंधित, टैक्स से रिलेटेड किसी भी प्रकार के अधिकारी का जरूरत है? जरूरत ही नहीं है। कोई अधिकारी होगा इसमें? अधिकारी कोई कलेक्टर नहीं होगा। अच्छा आने वाले समय में फिर क्या होगा? अधिकारी रखना पड़ेगा ना, क्योंकि जब लोगों पर कर आरोपित कर दिया जाएगा कि आपको इतना कर देना ही पड़ेगा, तो वैसे में क्या होगा? देना पड़ेगा। अच्छा तब तो टैक्स को कलेक्ट करने के लिए उसको अधिकारी रखना पड़ेगा अपने पास, जो पढ़े लिखे लोगों का जो समूह होगा, वो जाएगा लोगों से कर वसूल करके लाएगा। ठीक है, ये टैक्स सिस्टम समझ में आया? अच्छा कुछ चीज 2-3 पॉइंट और भी देख लेते हैं इसके अलावा। अब राजा के कुछ अस्थायी सेना थे, टेम्पोररी सेना। अब ये जो टेम्पोररी सेना भी रखते थे राजा अपने पास युद्ध वगैरह लड़ने के लिए, कुछ तो परमानेंट। अच्छा उस समय तो टेम्पोररी था एक तरह से सेना, परमानेंट सेना का जरूरत था क्या? क्योंकि अगर आप परमानेंट सेना रखोगे तो आपको उसको सैलरी भी तो परमानेंट देना पड़ेगा, हर महीने देना पड़ेगा।
और अगर हर महीने सैलरी देना पड़ेगा तो आपको सैलरी लाने के लिए कर लगाना पड़ेगा, आम लोगों पर टैक्स आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब वो कर देगा नहीं तो आप राजा को देंगे क्या। तो आगे चल के होगा, जब लड़ाई झगड़ा ये जो शुरू होता है, एक कबीला के लोग दूसरे कबीला पे जब हमला करना शुरू होगा, ये जब ये लालच बढ़ेगा तो राजा को लगेगा कि हमें कुछ परमानेंट सेना की ज़रूरत महसूस हो रही है। कुछ लोगों का समूह होगा, सेना वगैरह रखने लगेगा, और बाद में चल के सेना को क्या देना पड़ेगा, सैलरी। तो सेना को सैलरी कहाँ से देगा राजा, अपने घर से थोड़ी देगा। उसके लिए तो वो क्या करेगा, बोलेगा टैक्स हम लगाएंगे लोगों पर। अब राजा बोलेगा अपने प्रजा को कि आप सभी लोगों की सुरक्षा का गारंटी हम लेते हैं, लेकिन बदले में जो खर्च आएगा वो आप लोगों को कर के रूप में चुकाना पड़ेगा। यानी आप लोग जो भी अनाज वगैरह उपजाते हैं, हर अरे हमने आपको बोला ना कि अलग अलग लोगों का टैक्स अलग अलग लगेगा, लोहार का कर अलग लगेगा। अब जो किसान है, किसानों का कर क्या होगा, अनाज देगा वो। तो देखिए कुछ जो अलग अधिकारी है, जो अस्थायी सेना है, ये परमानेंट सेना नहीं, ये अस्थायी सेना है, टेम्पोररी वाला सेना है। जैसे कि व्रात, क्या क्या हो जाएगा, व्रात, गण, उसके अलावा ग्राम और सर्द, ग्राम और, अब ये बड़ा अटपटा सा नाम है, ये कुछ अस्थायी सेना है। यानी कि जब राजा को जरूरत जिस समय महसूस होगा इन लोगों को बुला दिया जाता होगा। क्या चीज, ये सब अस्थायी सेना का समूह का नाम है। अब इसके पास भी कुछ घुड़सवार कह रहे हैं, इसके पास भी कुछ लोगों का, जैसे लठाई समझते हो ना, कुछ लोगों लड़ाकू दल का, ये भी कुछ एक लड़ाकू दल होगा, ये भी अलग लड़ाकू दल, ये भी लड़ाकू दल, सभी लोगों के पास अपना अपना लड़ने वाले लोगों का समूह होगा। तो ये एक प्रकार का लड़ने वाले लोगों का समूह था। तो ये कब जरूरत पड़ता था, जब राजा को दूसरे कबीले पे हमला करना पड़ता था, और ऐसे में इन लोगों को बुलाया जाता था, चल भाई फिलहाल मेरा मदद कर दे, फिर बाद में तुम लोग जो मदद के बदले बोलोगे हम दे देंगे, फिर चले जाना, टेम्पोररी टाइप का। अच्छा, कुछ अन्य अधिकारी भी देख लेते हैं। हालांकि टैक्स से रिलेटेड कोई अधिकारी था क्या, टैक्स से रिलेटेड कोई अधिकारी नहीं था। अन्य अधिकारी में देख लेते हैं। जैसे एक अधिकारी का नाम है व्राजपति, क्या नाम है इनका, व्राजपति, या फिर इसी को वज्रपति कहते हैं, वज्रपति। दूसरा का क्या नाम है, व्राजपति या वज्रपति। दूसरे अधिकारी का नाम क्या है, कुल्पा, क्या नाम है, कुल्पा। और तीसरे अधिकारी का नाम क्या है, ग्रामीण। अब देखो ये तीनों ही अधिकारी, व्राजपति या वज्रपति, कुल्पा और ग्रामीणी। एग्जाम में खुद बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ यहाँ से कि निम्नलिखित में से कुल्पा कौन थे। अब 4 ऑप्शन वहाँ दे देगा आपको, है ना, आपको समझना पड़ेगा। अब ऑप्शन भी क्या करेगा, इसी में से घुमा के दे देगा आपको, इसका इसमें, इसका उसमें दे देगा, ताकि आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो ये जो आपका व्राजपति या जो वज्रपति है, ये कौन था, चारागाह का अधिकारी था। चारागाह का अधिकारी, ये कौन है, चारागाह का अधिकारी। इसका मतलब है कि ग्रामीण लोगों को कहाँ पर चारागाह मिलेगा, चारा की व्यवस्था जो करवाने का जो जिम्मेदारी था वो किस पर था, इसी पर था ना। जानवरों को हमेशा जो है चारा वगैरह मिलते रहे, तो उसके लिए एक अधिकारी का नियुक्ति किया गया। अब इनका काम क्या है, सभी जानवरों को लेकर झुंड में ले जाकर उसको चराना। सीधी सी बात है, इनका काम जो वो क्या था, जानवरों को भोजन वगैरह की प्रबंधन करना। किनका काम था, व्राजपति या फिर वज्रपति। और अभी के समय में उसका नाम क्या है, जो जानवरों को चराते हैं, अपने लोकल लैंग्वेज में बताओ क्या बोलते हैं, बताइए। चरवाहा बोलते हैं, कहीं पे धोरे भी बोलते हैं, धोरे बोलते हैं ना, कहीं पे चरवाहा बोलते हैं। अब ये अधिकारी कहलाएंगे क्या, ये अधिकारी हैं, उस समय अधिकारी थे, क्योंकि वो जानवरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके खाने पीने की व्यवस्था ही करवाते थे। व्राजपति, तो चलो व्राजपति आप अपना काम में लगो, मतलब क्या करना है, जानवर लेके जाओ चराने के लिए, उसको खाना पीना। तो व्राजपति या फिर जो वज्रपति थे, उनका काम क्या है, जानवरों को भोजन की व्यवस्था का प्रबंधन करना। ठीक है, हाँ जत्थे वगैरह समूह, मतलब वो बहुत सारे चारागाह को लेकर, बहुत सारे जानवरों को लेकर के साथ में चलते थे। ठीक है, उसके बाद है कुल्पा। अब ये कुल्पा कौन है,
ये कुलपा जैसे हमारे घर में जो दादाजी होते हैं ना, परिवारों के प्रधान होते हैं ना, इसी प्रकार से ये भी कुलपा क्या है, परिवार का प्रधान, परिवार का। जैसे कहते हैं ना कि आप किस कुल से हैं, तो आपके कुल का नाम याद रखना पड़ता है, यानी कि आपके जो ऊपर वाला जो हायरार्की उनका नाम याद रखना पड़ता है। यानी एक प्रकार से जो आपका जो फैमिली मेंबर है, उस फैमिली मेंबर में सबसे बड़ा मतलब कौन है ना। तो जैसे दादाजी हो गए, या फिर अगर दादाजी के पापा अगर आज तक जिंदा हैं तो फिर वो कहला देंगे। किसी किसी का ऐसा होता है, नसीब इतना अच्छा होता है कि वो परदादा को भी देखता है, देख चुका होता है। तो कुलपा कौन है, तो कुलपा, कुलपा मतलब कुल का जो सबसे बड़ा है, इसको क्या बोलते हैं, कुलपा। ठीक है, तो कुलपा कौन हो गया, जो अपने कुल का सबसे बड़ा है, यानी कि परिवार का प्रधान। उसके बाद कौन है हमारा, ग्रामीणी। तो ग्रामीणी कौन है, लड़ाकू दलों का समूह, लड़ाकू दलों का, यानी उस समय लठैतों का नाम क्या था, लठैत, लठैत समझते हो, वही बात है। जब फोन करेगा तो एक कॉल में कई सारे लोग आ जाएंगे, उस समय लोग क्या बोलते थे, बड़ा कंफ्यूजन वर्ड है ये, नाम क्या है, ग्रामीणी। अब ग्रामीणी नाम दे देगा, ऑप्शन में आपको ये तीनों दे देगा, और चौथा क्या दे देगा, नहीं, इनमें से कोई नहीं तो नहीं देगा, आपको जानबूझ के क्या करेगा, चौथा जो ऑप्शन दे देगा, बोल देगा कि ये जो ग्रामीणी है वो उस समय का जो है वो जो क्या नाम बोलते हैं, कबीला, कबीला की जो है प्रधान है। आपको लगेगा हाँ हाँ ठीक लग रहा है सुनने में, ग्रामीणी लगेगा जैसे कि सच में एक कबीला का प्रधान हो सकती है, लेकिन है कौन, समझ रहे हो। तो ग्रामीणी क्या करेगी, लड़ते रहेगी, लड़ते रहेगी, लड़ते रहेगी। तो ग्रामीणी का काम क्या है, लड़ना। तो ग्रामीणी कौन होगा, लड़ाकू दलों का समूह। तो अन्य अधिकारिक रूप में क्या क्या हम लोग देखें, हाँ हाँ, लठैत का नाम है, ये मेरा समूह है, इस समूह का नाम क्या है, ग्रामीणी। तो राजा ग्रामीणी को कब बुलाते होंगे, जब राजा को कहीं पर हमला करना होता होगा, इन लोगों को बुलाया, चलो ग्रामीणी चलो साथ में लड़ते हैं। तो ग्रामीणी आएंगे, कई लोगों का समूह लेके साथ में आएंगे लड़ने वाले। और ये क्या था, कुलपा कौन होंगे, परिवारों का प्रधान। और व्राजपति, वज्रपति और चारागाह, ये कौन है, ये चारागाह का अधिकार। ये हो गया हमारा ना। तो वैसे देखिए एक बात तुम लोग समझ में आ गया कि ऐसा भी नहीं है कि जो वैदिक समाज है बहुत ही आदर्श समाज था, चोरी वगैरह होता था कि नहीं उस समय भी। तो वही बात है ना कि जो घटना होता है उसका लेवल कैसा है। जैसे अभी जो क्राइम वगैरह का जो लेवल है और पहले जो क्राइम का लेवल था उसमें फ़र्क था। खास करके हम वैदिक समाज की बात कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मध्यकाल की बात नहीं कर रहे हैं। मध्यकाल में क्राइम तो अभी से भी ज़्यादा होता था, लोगों को जिंदा काट दिया जाता था, राजा ही सब कुछ होता था। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों का जो है पहले का समय बहुत बढ़िया चला है। हाँ, काल, आधुनिक काल कहते हैं इसको। वैदिक काल का समझ में आया आप लोगों को। अब मामला सीधा कहाँ पहुंच जाते हैं, उत्तर वैदिक काल समझते हैं और अंतर समझ में आ जाएगा। हाँ, उत्तर वैदिक काल यानी कि पोस्ट वैदिक कल्चर, पोस्ट वैदिक कल्चर, पोस्ट वैदिक कल्चर। ये कौन सा टाइम पीरियड है, 1000 से लेकर के 600 BC के बाद। अब पिछले 500 साल का तुम लोग देखें, यानी कि 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक का हमने देखा कि लगभग जो उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, यानी कि जो उस समय की राजनीतिक व्यवस्था, खास करके सामाजिक व्यवस्था क्या, उसको राजनीतिक व्यवस्था कहना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उस समय का राजनीति कैसे चलता था, सभा समिति, ये सारा चीज़ के माध्यम से हम लोग विदत्त वगैरह के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश की। अब क्या देखेंगे उत्तर वैदिक काल में, उस समय क्या स्थिति कैसी थी, यानी कि राजा के बारे में देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में राजा के बारे में समझेंगे। उसके बाद नौकरशाही। नौकरशाही कौन होगा, जो राजा को हेल्प करने वाला होगा। नौकरशाही के अलावा उस समय का प्रतिनिधि संस्था भी देख लेते हैं। यही पीछे भी तो यही पढ़े ना। ठीक है, तो प्रतिनिधि संस्था भी देख रहे हैं। अच्छा, प्रतिनिधि संस्था के अलावा
और क्या देखेंगे, प्रशासनिक इकाई भी देखेंगे हम लोग। अभी पहले इतना देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसका पूरा देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उत्तर वैदिक काल का हम लोग क्या देखते हैं, राजा। राजा उस समय का क्या था, क्षेत्र का प्रमुख था ना, यानी कि अब ये जो राजा जो सरदार था वो उस एरिया का क्या हो जाता है, प्रमुख हो जाता है, मालिक हो जाता है। अच्छा, राजा की शक्ति पहले की तुलना में घटेगी कि बढ़ेगी? राजा का जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो पहले से ज़्यादा घटेगा कि बढ़ेगा? अब राजा धीरे धीरे क्या होगा, ताकतवर होगा ना, यानी कि राजा की शक्ति क्या होगी। अच्छा, जब राजा की शक्ति बढ़ेगी तो सभा और समिति का महत्व क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा ना। तो प्रतिनिधि संस्था, अच्छा प्रतिनिधि संस्था भी लगे, हम देख लेते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, जब शक्ति बढ़ेगा तो सभा और समिति का महत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि पहले राजा पर यही कंट्रोल करते थे। जब राजा की पावर बढ़ा, राजा का शक्ति धीरे धीरे बढ़ा, किनके माध्यम से, ब्राह्मणों के माध्यम से, पुरोहितों के माध्यम से राजा का क्या हुआ, पावर बढ़ा। इनके पावर बढ़ने की वजह से सभा और समिति का महत्व क्या हो गया, खत्म हो गया। जब सभा और समिति खत्म हो जाएगा तो याद है विदत पढ़ते, विदत आर्यों की सबसे पुरानी संस्था, ये तो पूरी तरह से क्या हो गया, ये तो जिंदा है, फिर भी जिंदा है, महत्व बेशक कम हो गया, लेकिन इनकी स्थिति तो खत्म ही है बिल्कुल। जैसे सांसद अगर हम बात करते हैं, पार्लियामेंट जब पढ़ते हैं, तो वहाँ पे राज्यसभा का महत्व ज़्यादा है कि लोकसभा का महत्व ज़्यादा है? आमतौर पर तो लोकसभा का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है ना। कहने के लिए हम कहते हैं कि उच्च सदन हमारा राज्यसभा है, लेकिन कई मामलों में जो कानून है वो लोकसभा ही बना लेती है। आपको पढ़ाएंगे पॉलिटी में कि कैसे लोकसभा थोड़ा हावी हो जाता है, ठीक है। तो राजा का शक्ति बढ़ा, राजा का शक्ति बढ़ने के पीछे रीज़न क्या रहा होगा, क्यों राजा का पावर बढ़ा होगा? सबसे बड़ा वजह लोहा, क्योंकि लोहा का विकास हो चुका था। जब लोहा आ चुका होगा तो लोहे से ही क्या होगा, शस्त्र बनेगा ना। अब लोहे का जब शस्त्र बनेगा तो वो हथियार हमारे पास क्या हो गया, मजबूत। तो जब हमारे पास हथियार क्या हो गया, बढ़ने लगा। अब लोग डरेंगे ना, जब हथियार की संख्या बढ़ेगी तो अब वैसे भी तुम देख लो, जिनके पास ज़्यादा हथियार होता है उनसे लोग पंगा लेना नहीं चाहता। तो राजा का पावर बढ़ेगा, क्यों हुआ, क्योंकि लोहे का विकास। अच्छा, इसी लोहे के वजह से सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, इसका असर पड़ा कृषि पर, आगे चल के देखेंगे। इसी लोहे के वजह से क्या हुआ, कृषि का विकास होगा ना, बताओ। तो लोहे के वजह से क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ, हथियार वगैरह ज़्यादा बनने लगा। अच्छा, कृषि का विकास होगा तो अब कृषि में अधिशेष बढ़ेगा, अब लोगों के पास क्या होगा, अनाज वगैरह अब ज़्यादा सरप्लस होने लगेगा। और जब अनाज बढ़ेगा तो राजा को कर भी क्या होगा, पहले की तुलना में बढ़ेगा कि घटेगा? तो जब कृषि का विकास होगा तो क्या होगा, कर क्या होगा, कर का बचत। अच्छा, कर क्या होगा, कर भी तो बढ़ेगा। अब तो टैक्स भी तो राजा लगाएगा, अब पहले से ज़्यादा टैक्स वसूलेगा। तो राजा के पास अगर पैसा भी है, देखो कितना एक गोल्डन टाइम पीरियड समझ लो, राजा के पास पैसा है, सेना है, हथियार है, पुरोहित वर्ग है। अब जब इतने सारे आइडियल कंडीशन होंगे तो राजा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ताकतवर होगा ना। अब वो राजा कैसा हो जाएगा, मोनोपोली वाला राजा होगा, तानाशाही हो जाएगा, और आम लोगों का शोषण क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा ना। और यही हुआ आने वाले समय में, जब धीरे धीरे देखेंगे उत्तर वैदिक काल में, तो राजा इतना ताकतवर हो गया कि प्रजा उससे बहुत परेशान होने लगा। और एक समय के बाद जब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे चल के, उत्तर वैदिक काल के बाद जब बुद्ध काल का जब टाइम आएगा, तो ये बुद्ध काल का जो धर्म का जो उद्भव हुआ था, इसी वजह से हुआ था। क्योंकि उस समय हिंदू धर्म में इतना ज़्यादा कट्टरपंथी आ गई, इतना कट्टरपंथी आ गया था कि उस कट्टरपंथी को कम करने के लिए बौद्ध धर्म का विकास किया गया। तो पढ़ेंगे आगे चल के। आप ये देखिए, अब जब हम किसी चीज़ को सीक्वेंस में पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने में मज़ा भी आता है और समझ में भी आता है। ये समझ में आया कि राजा का पावर बढ़ने से क्या होगा, कर, टैक्स पैसा। तो कर की प्राप्ति बढ़ेगी कि घटेगी, बताओ, ऐसे लिख देते हैं, कर की प्राप्ति बढ़ेगी तो इसी टैक्स का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, सेना में। तो सेना की संख्या भी क्या होगा, सेना की संख्या भी बढ़ गया, टैक्स भी बढ़ गया हमारे पास।
सबसे बड़ी बात है कि राजा का जो पद होता है ना, उसका गरिमा बढ़ा। अब राजा का वैल्यू है भाई। अब ये राजा नॉर्मल राजा नहीं है, क्योंकि राजा जब भी चलता है तो एक बहुत बड़ा हुजूम लेके चलता है। राजा के आगे पीछे कई सारे जो है सेना होते हैं, समझ रहे हो ना। आगे चल के देखो कि एनसीईआरटी आप पढ़ना, तो उस समय तो इतना मतलब सोने चांदी से एकदम राजा लदा हुआ रहता था। तो राजपद की गरिमा क्या होगा? तो राजा के लोहा का विकास होने से शक्ति, देखो लोहा बहुत काम किया है। अगर कोई पूछेगा ना जो उत्तर वैदिक काल का सबसे मेन चीज़ क्या है, उतना बड़ा चेंजिंग क्यों आया, उसका सबसे बड़ा वजह क्या है? लोहा। ना लोहा आता ना हथियार बनता, और ना ही लोहा की वजह से कृषि का विकास हो पाता, ना कृषि होता तो अनाज भी नहीं आता। जैसे जैसे धन की संपत्ति बढ़ती है, जैसे संपत्ति बढ़ेगा तभी तो उस पर कर भी बढ़ेगा। इसलिए आपको बार बार कहते हैं समस्या वहीं होता है जहाँ पर की बात संपत्ति का हो। तो देखिए, तो लोहे का विकास होने की वजह से इतना सारा कुछ, तो राजपद की गरिमा भी बढ़ा। ये भी लिख लो, राजपद की गरिमा क्या होगा? पहले राजा का इतना महत्व था क्या? उधर से इसी तरह से पहले राजा का इतना महत्व था क्या? नहीं था ना। अच्छा, उसके बाद नौकरशाही देख लो। नौकरशाही तो पहले भी ब्लड रिलेशन में ही था, मतलब आमतौर पे लोग, अंदर आ जाइए बैठे। तो नौकरशाही पहले भी क्या था? राजपद से तो युक्त था, लेकिन अभी और ज्यादा ब्लड रिलेशन, मतलब रक्त संबंधित अधिकारी जिसके पास होगा वो अपने ही लोग होंगे, क्योंकि राजा को दूसरे लोगों पे भरोसा है क्या? नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा? जब राजा को दूसरों पे भरोसा नहीं होगा तो अपने ही लोग, फूफा का लड़का, चाचा का लड़का, अपना जीजा, जो भी होगा उसके रिश्तेदार में, सभी को क्या करेगा? बोलेगा ऐसा करो, आप लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं, मेरे अंडर रहो, आपको टाइम टू टाइम सैलरी भी देंगे और आराम रहना है, कोई दिक्कत नहीं है, मजे में चिल होकर रहना है। तो नौकरशाही क्या हो गया? नौकरशाही क्या हो गया हमारा? ब्लड रिलेशन से युक्त हो गया। अच्छा, राजा का जो राजत्व, एक चीज राजा के बारे में थोड़ा सा रह गया बताने के लिए, हम आपको बता देते हैं। पहले इसका ऐसा करते हैं, नौकरशाही हमारा हो गया ना, प्रतिनिधि संस्था भी बता चुके हैं। अब थोड़ा सा प्रशासनिक इकाई देख लेते हैं, इसको बताएं। प्रशासनिक इकाई जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले भी पढ़ चुके थे प्रशासनिक इकाई। अब जो प्रशासनिक इकाई है वो कैसे होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे नीचे अभी भी कौन है? ग्राम। ग्राम के ऊपर कौन होगा? विश्व। उसके ऊपर कौन होगा? जन। उसके ऊपर जनपद, है ना? दिख रहा है? पहले क्या था, जरा पेज पलटिए तो। पहले कौन था? कुल था। उसके ऊपर कौन था? ग्राम। उसके ऊपर कौन था? विश्व। और जन। उसके ऊपर राष्ट्र। ये था वैदिक काल का। ये कब का टाइम है? और ये कब का टाइम है? उत्तर वैदिक काल। देखो अंतर आप समझ रहे हो? तो पहले जो सबसे छोटी इकाई थी वो कौन थी? कुल। उसके ऊपर कौन था? ग्राम। ग्राम के ऊपर कौन था? विश्व। विश्व के ऊपर कौन था? जन। जन के ऊपर क्या था? राष्ट्र। पहले था, लेकिन अब क्या हो गया? कुल के जगह पर क्या आ गया? ग्राम। ग्राम के ऊपर कौन हो गया? अभी देखो, ग्राम के ऊपर यहाँ भी विश्व है, यहाँ भी ग्राम के ऊपर कौन है? विश्व। विश्व के ऊपर यहाँ क्या है? जन। यहाँ भी विश्व के ऊपर कौन है? राष्ट्र के जगह पर अब क्या हो गया? जनपद। अंतर समझ में आया? तो अंतर क्या दिखता है? सबसे पहले अंतर तो दिखता है ये खत्म, और उसके बाद ये क्या किया? इसके जगह पर रिप्लेस क्या कर दिया? याद रहेगा ना? देखिए, यही होता है फायदा जब हम तुलनात्मक रूप से किसी चीज़ को पढ़ते हैं। तो कंपैरेटिव स्टडी अगर आप करेंगे तो कंपैरेटिव स्टडी करने से बेनिफिट क्या होता है कि चीज़ें आपको बहुत ही क्लियर होता है। तो प्रतिनिधि संस्था समझ में आ गया। उसके बाद देख लेते हैं राजा के बारे में, थोड़ा सा छूट गया था उसको बता देते हैं। अच्छा, राजपद की तो गरिमा बढ़ा, उधर से ही राजपद की तो गरिमा बढ़ा, लेकिन एक चीज़ देखिएगा, ये राजपद की जो गरिमा बढ़ी, इसको बढ़ाने में कौन सा फैक्टर ज़्यादा योगदान दिया? जैसे राजपद की गरिमा बढ़ाने के लिए क्या किया गया? राजा का राजत्व का सिद्धांत आया। राजत्व का, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है